ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 9 फ्लाइट्स जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं लैंड्स एट दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 3 डिफरेंट डेट्स आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, ऑफ द सेम ईयर, दे बिलोंग टू 5 डिफरेंट एयरलाइंस आपके पास यहाँ दी हुई है, नॉट मोर देन 2 फ्लाइट्स बिलोंग टू सेम एयरलाइन। ठीक है, आपके पास 9 फ्लाइट्स हैं, 3 आपके पास डेट्स दी हुई हैं, 3 मंथ्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, मार्च, ये आपके पास हो जाएगा 3, 16, 27, एंड देन अप्रैल 3, 16, 27, एंड देन मे 3, 16, 27। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अब, आपके पास उसने क्या बोला है कि इफ 2 फ्लाइट्स लैंड ऑन द सेम डेट देन दे मस्ट लैंड इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, कंडीशंस क्या है कि क्यू लैंड्स 17 डेज आफ्टर एम एंड बोथ बिलोंग्स टू स्पाइस जेट। ठीक है, क्यू जो है वो एम के 17 डेज बाद जाता है और दोनों ही स्पाइस जेट के हैं। ठीक है, ये भी स्पाइस जेट, ये भी स्पाइस जेट। तो अगर मैं 17 डेज की बात करूं, अगर आप सिर्फ मार्च में देखेंगे तो 17 डेज का मतलब क्या हुआ, देखो 3 है, 17 डेज का मतलब हुआ 20 आपके पास डेट तो कोई है नहीं। सिमिलरली आपके पास कितना है, ये 16 है, तो 16 में अगर मैं 17 को ऐड कर देता हूँ, आपके पास मार्च में देखिए 31 डेज होते हैं। ठीक है, अप्रैल में 30 डेज हो गए और मई में 31 डेज हो गए। राइट, तो अगर मैं मार्च में बात करता हूँ, मार्च में अभी आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं, 14 + 1 15 बचे हुए हैं। तो अगर उसमें मैं 2 दिन और ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना 17 बनेगा। मतलब क्या, सेकेंड डेट आनी चाहिए थी, जो कि आपके पास यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 27 की बात करता हूँ, तो 27 में आपके पास मार्च में देखिए 4 दिन अभी बचे हुए हैं, उसके बाद 13 दिन ऐड करूंगा तो 13 तारीख आनी चाहिए थी। 13 आपके पास कोई डेट दी नहीं हुई है। इसी तरीके से अब अगर मैं अप्रैल में बात करूं, तो अप्रैल में ध्यान से समझिएगा, आपके पास 3 से हम कोई नहीं बना सकते हैं। 16 से अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो 16 आपके पास 14 डेज है। ठीक है, अप्रैल में, और उसके बाद 3 दिन और, तो यहां पर आपके पास थर्ड जो डेट है वो आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इसकी एम और क्यू की एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि एम आपके पास कब हो, 16 अप्रैल में हो, और आपके पास क्यू कब हो, 3 मई में हो। ठीक है, दोनों ही आपके पास स्पाइस जेट के हैं। आई होप ये कंडीशन समझ में आई होगी। उसके बाद आर विच बिलोंग्स टू किंगफिशर लैंड्स आफ्टर टी। ओके, आर किंगफिशर लैंड्स आफ्टर टी। ठीक है, बोथ फ्लाइट्स आर एंड टी लैंड्स इन कंजिक्यूटिव मंथ्स। ओके, आर और टी दोनों ही कंजिक्यूटिव मंथ्स में है, राइट, बट ऑन द सेम डेट, और दोनों की डेट क्या है वो सेम है। ठीक, उसके बाद पी विच बिलोंग टू इंडिगो लैंड्स 11 डेज आफ्टर एल। पी इंडिगो एल के 11 डेज बाद। ठीक है, अब देखो 11 डेज किसके बीच में गैप है उसको चेक कर लो। 3 की अगर मैं बात करता हूं तो 3 + 11 आपके पास कितना हो जाएगा, 14 नहीं है। 16, 27 एक पॉसिबिलिटी बना सकता है हमारे पास, राइट, क्या बना सकते हैं, 16 और 27 हमारे पास बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आपके पास मार्च में जगह खाली है, राइट, या फिर आपके पास मई में जगह खाली है। इसकी 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती हैं अभी। फाइन, उसके बाद एन लैंड्स बिफोर पी, एन बिफोर पी है। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू सेम एयरलाइन, और दोनों ही सेम एयरलाइन की है। ठीक है, उसके बाद ओ लैंड्स आफ्टर एस, ओ लैंड्स एस के बाद, बट इन डिफरेंट मंथ्स। ओके, मंथ्स आपके पास डिफरेंट है। उसके बाद उसने बोला है क्या कि आपके पास ये मंथ्स लिख लीजिए, बोथ ओ एंड एस बिलोंग्स टू द सेम एयरलाइन। ओके, सेम आपके पास क्या है, एयरलाइन है। फाइन, उसके बाद इंडिगो फ्लाइट्स डजंट लैंड्स ऑन 16th ऑफ एनी मंथ। ओके, इंडिगो 16th में नहीं है। उसके बाद बोथ एल एंड टी बिलोंग टू द सेम एयरलाइन। ओके, एल एंड टी सेम एयरलाइन,
एंड बट डज नॉट बिलोंग्स टू एयर इंडिया। ओके, ये एयर इंडिया नहीं है, ठीक है, बट एयरलाइन सेम है। उसके बाद एटलीस्ट 2 फ्लाइट्स लैंड बिटवीन 2 एयर इंडिया फ्लाइट। ओके, एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स हैं और दोनों के बीच में एटलीस्ट कम से कम 2 तो होंगे ही, राइट। उसके बाद गो एयर फ्लाइट डजन लैंड ऑन 3 मार्च। मतलब क्या, 3 मार्च यहाँ पर गो नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, किसकी, ये पी और एल वाली। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी एल यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, ठीक है, ये इंडिगो हो जाएगा, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है आपके पास, मार्च में। तो सबसे पहले हम इस वाली पॉसिबिलिटी को चेकआउट कर लेते हैं, इसकी सारी जितनी भी हमारे पास कंडीशंस बनेगी उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ टी और आर की, तो टी और आर क्या था, दोनों की डेट सेम है और कंजिक्यूटिव मंथ्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूँ, एक आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी 27 की और एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3 की। अगर मैं 27 वाली पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूँ तो आर यहाँ पर हो गया, टी यहाँ पर हो जाएगा, ये किंगफिशर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास हम जानते हैं ना कि पी से पहले एन है, तो एन अभी आपके पास बचा हुआ है, दोनों की एयरलाइन सेम है, मतलब एन भी आपके पास इंडिगो होगा, राइट। और एस के बाद ओ है, ठीक है। अगर एन इंडिगो है, इसका मतलब वो 16th में तो हो नहीं सकता है, आपके पास 3 प्लेसेस खाली हैं, राइट। इसका मतलब वो कहां पर होगा आपके पास। और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि एस और ओ जो है वो सेम मंथ में नहीं है, इसका मतलब एस और ओ में से एक कोई आपके पास अप्रैल में आएगा, राइट। तो यहां पर एन नहीं आ सकता, इसका मतलब एन आपके पास कहाँ आएगा, सिर्फ यहीं पर आएगा, ये एन इंडिगो हो जाएगा। तो फिर एस और ओ यहीं पर आ सकता है और कहीं आएगा नहीं, ठीक। उसने क्या बोला कि टी और एल की जो एयरलाइन है वो सेम है, बट एयर इंडिया नहीं है। अब देखो टी और एल मतलब क्या, ये और ये आपके पास सेम है, बट एयर इंडिया नहीं है। तो इसका मतलब एयर इंडिया की जो 2 फ्लाइट्स थी वो कौन सी हो सकती है, आपके पास एस और ओ, यही दोनों तो हो पाएंगी ना, बिकॉज एस और ओ की एयरलाइन क्या थी, वो सेम थी, ठीक है। इसका मतलब एयर इंडिया यहाँ पर और एयर इंडिया यहाँ पर, बट उसने हमसे क्या बोला था कि एयर इंडिया के बीच में कम से कम आपके पास 2 तो आने ही चाहिए। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, रॉन्ग हो जाएगी, इजंट इट। इसका मतलब आर आपके पास, जो आर और टी की कंडीशन थी वो हम 27th में चेक नहीं कर सकते, हम 3 में चेक करके देखते हैं। देखिए, अगर मैं 3 में पुट कराना चाहता हूं तो यहां पर आपके पास आर आ गया, ये आपके पास टी आ जाएगा, ये आपके पास किंगफिशर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मैं अगर वही बात करता हूं तो एस और ओ अलग अलग मंथ्स में, इसका मतलब ओ आपके पास यहीं पर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एन इंडिगो की बात करता हूँ, एन इंडिगो 16 पे आ नहीं सकता है, तो एन इंडिगो यहीं पर आएगा, रिमेनिंग एस एस आपके पास यहीं पर आएगा, फाइन। अब अगर हम बात करते हैं आपके पास एल और ओ, ठीक है, ये दोनों ही आपके पास सेम है, राइट, बट एयर इंडिया नहीं है। तो ये आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखो आपके पास अगर हम देखें तो स्पाइस जेट ऑलरेडी 2 हो चुकी हैं, तो ये तो हो नहीं पाएंगी। सिमिलरली किंगफिशर आपके पास एक ऑलरेडी हो चुका है। तो एल और टी ये दोनों सेम एयरलाइंस है, 2 से ज़्यादा कोई सेम एयरलाइंस हो नहीं सकती है, इसलिए आपके पास ये किंगफिशर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्पाइस जेट नहीं हो सकता, किंगफिशर नहीं हो सकता, इंडिगो नहीं हो सकता आपके पास, राइट। एयर इंडिया का उसने मना करा हुआ है, इसका मतलब गो क्या होगा, गो एयर होगा, बट हम जानते हैं ना कि गो एयर आपके पास यहाँ पर उसने मना करा हुआ है 3 मार्च में, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। तो जब हम एल और पी को यहाँ पर पुट करते हैं तो इन दैट केस हम कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एल और पी को यहाँ पर मार्च में पुट कराने की कोशिश करेंगे। तब देखिए, अगर एल हम यहाँ पर पुट कराते हैं, पी हम यहाँ पर पुट कराते हैं, सो ये आपके पास हो जाएगा इंडिगो, ठीक है। पी से पहले एन है तो एन आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास टी और आर, ये दोनों कंजिक्यूटिव मंथ्स में
लेकिन सेम डेट पर है। तो इसकी आपके पास सिर्फ 27 वाली पॉसिबिलिटी बची हुई है कि टी यहाँ पर आ जाए, आर यहाँ पर आ जाए, ये आपके पास किंगफिशर का है, राइट। फिर अगर हम एस और ओ की बात करते हैं तो एस यहाँ पर और ओ आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर हम बात करते हैं एल और टी की, तो एल और टी आपके पास सिर्फ गो एयर ही हो सकता है। तो गो एयर यहाँ पर हो जाएगा, गो एयर यहाँ पर हो जाएगा। आपके पास अब एस और ए जो है वो एयर इंडिया ही हो सकता है, तो एयर इंडिया दोनों में हो जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है कि फ्लाइट विच लैंड्स एग्जैक्टली 2 months आफ्टर एल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस। ओके, एल के 2 महीने बाद अगर हम देखते हैं एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर तो एयर इंडिया आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि 4 आपके पास ट्रक्स हैं, राइट। और ये जो ट्रक्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं और पॉइंट्स भी आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को हमें कंसीडर करके चलना है, राइट। और ये सारे पॉइंट्स एक कॉमन जंक्शन से होते हुए जाते हैं। उसने डायरेक्शंस क्या दिए हुए हैं इन पॉइंट्स के कि एल जो है वो नॉर्थ में है जंक्शन से, तो अगर ये आपके पास जंक्शन है तो इसके नॉर्थ में आपके पास एल हो जाएगा, एम वेस्ट डायरेक्शन में है, एम वेस्ट डायरेक्शन में है, एन ईस्ट डायरेक्शन में है, एन ईस्ट डायरेक्शन में है, और ओ साउथ डायरेक्शन में है, ओ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, ओ, राइट। और उसने बोला कि वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑल ट्रक्स मस्ट पास थ्रू जंक्शन, मतलब जंक्शन से होते हुए ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर उसने हमें कोड्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इफ दिस देन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ ट्रक बी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ट्रक डी वो क्या होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एल एंड बी, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो ट्रक बी, मतलब ट्रक बी जो है वो पॉइंट एल पर है, ठीक है। कहां पर है, यहां पर है पॉइंट एल पर बी, राइट। अब आगे क्या बोलता है वो कि एंड मूव्स टू द वेस्ट फ्रॉम जंक्शन टू रीच अ सर्टेन पॉइंट, राइट। तो ये क्या करेगा, ये बी जंक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये एम पर जाएगा, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला है, आगे आपके पास बी एस्ट्रिक एम दिया हुआ है। एस्ट्रिक एम का मतलब क्या है, इसको पढ़िए। आपके पास ट्रक जो है बी वो पॉइंट एम पर है, ठीक है। अब आपके पास बी यहां पर आ गया, ठीक है, एंड मूव्स स्ट्रेट थ्रू द जंक्शन टू रीच अ सर्टेन पॉइंट। यहां से वो स्ट्रेट जाता है, ठीक है, एम पॉइंट से वो स्ट्रेट जाता है, तो वो अब एन पर पहुंच जाएगा, मतलब कि बी फाइनल पोजीशन ये होगी, ठीक है। आगे उसने दिया हुआ है एम हैश डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो हैश वाला अगर हम कंडीशन पढ़ते हैं तो ट्रक डी जो है वो किसी एक पॉइंट पर है, हमें वो पॉइंट नहीं पता है, वो मूव करता है लेफ्ट फ्रॉम द जंक्शन टू रीच पॉइंट एम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ट्रक डी होगा वो क्या करता है, जंक्शन से लेफ्ट लेकर एम पर पहुंचता है ना। इसका मतलब आपके पास जो डी ट्रक होगा वो इनिशियली यहां पर होगा, इनिशियली वो यहां पर होगा, तभी तो जंक्शन पर पहुंचा, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया तो वो एम पर पहुंचा, राइट। उस टाइम से पूछा क्या था कि फाइनल पोजीशन जो है बी की, मतलब ये उसका हमें डायरेक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ट्रक डी। तो यहां से अगर हम देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन जंक्शन एंड पॉइंट एन इज 20 मीटर्स, मतलब ये आपके पास 20 मीटर्स दिया हुआ है। और जो डिस्टेंस है आपके पास जंक्शन और पॉइंट एल का वो ट्वाइस है एज दैट ऑफ पॉइंट, मतलब ये आपके पास डिस्टेंस जो है जंक्शन से एल तक का वो 40 हो जाएगा। उसने बोला एक पॉइंट है क्यू जो कि 15 मीटर्स नॉर्थ में है एन से, मतलब यहां पर, ठीक है, 15 मीटर्स नॉर्थ में है एन से, एंड पॉइंट एस इज 12 मीटर्स वेस्ट ऑफ क्यू।
पॉइंट एस जो है वो 12 मीटर्स वेस्ट में, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है एस, राइट। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जंक्शन एंड पॉइंट एस, तो यहाँ से यहाँ का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल है कि एस यहाँ पर है, जंक्शन यहाँ पर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, 15 हो गया, और ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, देखो 20 में से 12 को माइनस कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 64 प्लस 225, और आई कैन से 289, और आई कैन से 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनपुट से देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 18 आपके पास रिमूव हो गया है, वो यहाँ पर आ गया है, और बाकी का आपके पास वर्कशॉप यहाँ आ गया है, ठीक है। तो 18 अगर हम देखते हैं तो आपके पास सबसे छोटा नंबर है, राइट। वर्कशॉप उसने किस तरीके से अरेंज करा है, अगर हम देखें तो मे भी हो सकता है कि वो वर्ड जो कि डिक्शनरी में सबसे एंड में आता है उसको उसने अरेंज करा है। अभी फर्स्ट थॉट हमारे पास ये है दिमाग में। सेकंड स्टेप में देखते हैं, अब देखिए 18 को उसने शिफ्ट करा दिया है, सिमिलरली वर्कशॉप को उसने शिफ्ट करा दिया है, राइट। फिर अगर हम देखते हैं आपके पास रिमूवल है ना, तो अब उसने वर्ड को यहाँ पर प्लेस कराया है, ठीक, लेकिन ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो नहीं है। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग आई थिंक कर रहा है, ठीक, बिकॉज उसने यहाँ पर अब 33 पुट करा है, जो कि बाकी के बचे हुए जो नंबर्स थे उनमें से सबसे छोटा था, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में वो क्या कर रहा है, नंबर को पुट करा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट साइड पर, और वर्ड जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स सबसे ज़्यादा है उसको वो राइट साइड पर प्लेस करा रहा है। फिर सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, अब वो वर्ड्स को ले रहा है, ठीक है, जो वर्ड्स जिस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स आपके सबसे ज़्यादा बचे हुए हैं उनको वो लेफ्ट साइड में पुट करा रहा है, और नंबर जो कि बाकी बचे हुए में थे स्मॉलेस्ट है उसको राइट साइड में पुट करा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर वो वही उसी तरीके से स्टेप्स कर रहा है और सब में शिफ्टिंग कर रहा है, राइट। ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इनपुट है, आप इसको लिख लीजिए 87 वी एंड एल, ठीक है। तो आपके पास इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, इसमें 4, इसमें 4, ओके, इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें अगर हम देखें 5, ठीक। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर आपके पास है हमें उसे यूज़ करना है, मतलब 25। स्टेप नंबर 1 में ये जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। आपके पास शिफ्टिंग हो रही है तो सारे आपके स्टेप्स नए स्टेप्स ही बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 36, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 में राइट साइड जाएगा। फिर इससे बड़ा ये आपके पास स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट साइड जाएगा। फिर उसके बाद 62, ये आपके पास स्टेप नंबर 4 में राइट साइड जाएगा। फिर 87, ये आपके पास स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड जाएगा। फिर 100, ये आपके पास स्टेप 6 में राइट साइड जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ तो वर्ड्स में वो वर्ड जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर है जे है ना, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 में राइट साइड जाएगा। फिर जे के बाद वी है, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट साइड जाएगा। फिर 6, ये आपके पास स्टेप नंबर 3 में राइट साइड जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 5, ये आपके पास स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट साइड जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों में ही आपके पास है, अब देखिए अगर वर्ड सेम है, नंबर ऑफ लेटर्स अगर सेम है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेस में और ज्वेल में, तो उसने पहले किसको प्लेस कराया, पहले जी, मतलब कि जो वर्ड सबसे पहले आएगा आपके पास डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, सो हम इसको प्लेस कराएंगे, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा स्टेप नंबर 5 में राइट साइड, फिर ये आपके पास स्टेप नंबर 6 में लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द एलिमेंट्स दिस एंड दिस, ओके। तो अगर मैं विजिबल की बात करूं मतलब क्या 12, 25 की अगर हम बात करें तो आपके पास 1L, होम अगर हम देखें तो 6L, 100 अगर हम देखें तो 6R, जेपर्डी अगर हम देखें तो आपके पास कितना हो जाएगा 1R, ठीक है। ये इस सीक्वेंस में होना चाहिए, राइट।
तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि स्टेप नंबर 1 में क्या होगा। आपके पास फर्स्ट एल यहाँ पर आएगा, फर्स्ट आर यहाँ पर आएगा, बाकी सब कुछ आपके पास सेम एज इट इज रहेगा, है ना। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, 1L यहाँ पर आ गया, 1R आपके पास यहाँ पर आ गया, ये 2L हो गया, यहाँ पर 2R हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब इस स्टेप में देखिए हो क्या रहा है, आपके पास 1L 2L, मतलब ये शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ गए होंगे, राइट। सिमिलरली ये 1R, ये भी शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ गया होगा। आपके पास बीच में बता क्या है, केवल 6L और 6R बचे। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ ना कि अभी ये 6th स्टेप तक नहीं पहुंचे हैं, राइट। 6th स्टेप से जस्ट पहले वाले स्टेप में ये पहुंचे हुए हैं, तभी तो आपके पास 6th वाला अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। बिकॉज 6th स्टेप अगर होता तो 6L आपके पास इस साइड आ जाता और 6R आपके पास इस साइड आ जाता। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये जो सीक्वेंस है वो किस स्टेप में मिलेगा, आपको 5th स्टेप में मिलेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, आपके पास 2L एंड 1L। ठीक है, ये होगा। और अगर मैं राइट साइड से बात करता हूँ, 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 को अगर मैं लिखता हूँ तो राइट साइड में आपके पास 1R 2R 3R 4R ये आया। लेफ्ट साइड में आपके पास 4L 3L 2L 1L आया, राइट। और बीच में आपके पास क्या क्या रह जाएगा, 5th स्टेप और 6th स्टेप, मतलब क्या 5L। ठीक है, तो ये 87, देन 5R मतलब B4, देन 6L मतलब H4, देन 6R मतलब 100। ठीक है, तो अगर मैं राइट साइड से 5th एलिमेंट की बात करूँ तो 100 है, और ये आपके पास 1L क्या होगा, 1L आपके पास 25 है। तो इन दोनों का आपको सम बताना है, मतलब 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन द एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड लेवल इन स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप नंबर 4 को लिखना चाहता हूँ, आपके पास एक चीज़ को समझिए, या फिर मैं अगर इसको समझाना चाहूँ आपको, लेवल आपके पास है क्या, लेवल आपके पास है एल। अगर हम देखें सो ये 4L, इसका मतलब 4th स्टेप में ऑब्वियसली ये लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पर ही होगा। ठीक है, और अगर मैं राइट साइड से थर्ड एलिमेंट की बात करूँ, 1 2 एंड 3, वो ये होगा। तो हमें इन दोनों के बीच में नंबर्स कितने हैं वो बताने हैं। ठीक है, अब देखो 4L आपके पास क्या है, लेवल है, मतलब ये तो वर्ड है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर 1R, सॉरी ये आपके पास 4th स्टेप है, तो 4R 3R एंड 2R। ठीक है, तो इसमें से देखिए 4R आपके पास क्या है, अगर हम चेक करें तो 4R आपके पास 62 है, एंड 2R आपके पास क्या है 36 है, और 3R आपके पास क्या है, वो एक वर्ड है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आपके पास देखिए ये दो नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनके बीच में बाकी के बचे हुए 4 नंबर्स ही तो होंगे ना, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 है। दो आपके पास नंबर्स यहाँ पर यूज हो गए, इसका मतलब बाकी के 4 नंबर्स आपके पास इनके बीच में होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि 8 बॉक्सेस यहाँ पर नाम दिया हुआ है, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, हमें बताना है इमीडिएटली बिलो यू कौन सा होगा। ठीक है, तो आपके पास 8 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। उससे बोला है ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। तो पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 बॉक्सेस हैं। टी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएटली बिलो क्या है, टी है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। उसके बाद ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यू एंड क्यू,
U और Q के बीच में केवल एक बॉक्स है, R इज केप्ट इमीडिएटली बिलो T, T के इमीडिएटली बिलो क्या है, R है। ये हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है। इससे हम क्या आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। W आपके पास है, उसके जस्ट नीचे T है, उसके जस्ट नीचे R है, राइट। अगर मैं P की बात करता हूँ, या तो P आपके पास यहाँ हो सकता है, या फिर एक तो P आपके पास यहाँ हो सकता है, ठीक है। फिर अगर मैं T और U की बात करता हूँ, तो इस कंडीशन के हिसाब से तो 1 2 3 U यहीं पर हो सकता है। इस कंडीशन के हिसाब से 1 2 3 U या तो यहाँ हो जाएगा, या फिर 1 2 3 U आपके पास यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं Q को पुट करना चाहता हूँ तो इसके हिसाब से Q नीचे हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो Q यहाँ पर होगा। इसके हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऑप्शन तो आपके पास एलिमिनेट हो गया, राइट। समझ में आया? इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अच्छा, तो यहाँ से क्या Q के जस्ट नीचे कौन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, isn't it? बिकॉज दो पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ पर बन रही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें तो ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन U एंड Q। ओके, U और Q के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। W इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो U। ओके, U के 3 बॉक्सेस बिलो W है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन P एंड W, तो ऑब्वियसली P आपके पास नीचे ही होगा, ठीक। उसके बाद एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन Q एंड P एज बिटवीन T एंड U, ठीक है। सो Q और P के बीच में जितने हैं उतने U और T के बीच में है। S इज केप्ट इमीडिएटली बिलो P, P के इमीडिएटली बिलो S है, ठीक है। तो इसका वाला S यहाँ पर आ गया, राइट। और अगर मैं Q को पुट करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली Q आपके सिर्फ यहीं पर आ सकता है, और कहीं आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे, PS हम पुट करा चुके हैं। अगर मैं Q और P की बात करता हूँ तो 1 2 3, तो U और T के बीच में भी 3, 1 2 3, T आपके पास यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, मतलब U Q W T P एंड S ये आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड से बात करूं, U के जस्ट नीचे क्या है, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आपके पास अगर हम देखें, सो P Q R की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, S T U V की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। इसलिए फर्स्ट से भी सफिशिएंट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट से भी अकेले सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़कर देखता हूँ, तो इन दैट केस देखिए आपके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, यही पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है। तो यहाँ पर ये R आ जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा हुआ है, V आपके पास यहाँ हो जाएगा। तो U के जस्ट नीचे कौन है, V है। ये हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़कर पता चला है। आई होप ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसे बोला है कि 8% जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वर्क्स इन अ स्कूल ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशंस। डेजिग्नेशंस जो है वो डायरेक्टर है, देन प्रिंसिपल है, देन वाइस प्रिंसिपल है, देन हेड टीचर है, देन टीचर है, असिस्टेंट टीचर है, लाइब्रेरियन है, एंड देन क्लर्क है, ठीक है। डायरेक्टर आपके पास सीनियर मोस्ट है, मतलब ये सीनियर मोस्ट है, और क्लर्क आपके पास जूनियर मोस्ट है। हमें डेजिग्नेशन यू की बतानी है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, देखिए उस टाइम से बोला कि टी इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू आर। टी जो है वो 3 डेजिग्नेशन सीनियर है किससे, आर से। उसके डब्ल्यू इज इमीडिएट सीनियर टू वी, डब्ल्यू इमीडिएट सीनियर है किससे, वी से। हु इज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू टी, ठीक है। वी जो है वो 2 डेजिग्नेशन, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेशन, इतना तो एटलीस्ट हो गई, ठीक है, से टी से, राइट। उसके बाद क्यू इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू पी। क्यू जो है वो 2 डेजिग्नेशन सीनियर है किससे, पी से, विच इज नॉट द जूनियर मोस्ट, मतलब ये आपके पास क्लर्क नहीं हो सकता। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर मैं मान लेते हैं ये डब्ल्यू है, तो ये आपके पास वी हो जाएगा,
फिर एटलीस्ट टी देखो यहाँ पर हो गई होगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर डब्ल्यू है, वी है, ज़्यादा से ज़्यादा टी हम यहाँ पर भी पुट करा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट हमें पुट कराना, तो टी यहीं पर मैक्सिमम आ सकता है, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर इन केस में डब्ल्यू को यहाँ पर, वी को यहाँ पर लेता हूँ, तो टी आपके पास यहीं पर आ सकता है, आर यहीं पर आ पाएगा। समझे आप? फिर अगर मैं क्यू और पी की बात करता हूँ, तो इस पॉसिबिलिटी में आप पी को यहाँ पर पुट नहीं करा सकते, तो क्यू पी सिर्फ यहीं पर आ सकता है, इसमें क्यू पी यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट वाले में क्यू पी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर u के लिए आपके पास कोई पोजीशन है नहीं, आप कंफर्म बता नहीं सकते हैं उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, इसलिए फर्स्ट तो सफिशिएंट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, तो डेजिग्नेशन ऑफ p इज टीचर, p की डेजिग्नेशन टीचर है। ठीक है, तो p मान लेते हैं यहाँ पर है। v इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू t, v दो डेजिग्नेशन सीनियर है किससे, t से, हु इज सीनियर टू p। ठीक है, और t जो है वो सीनियर है किससे, p से। फाइन, u इज इमीडिएट सीनियर टू r, u इमीडिएट सीनियर है r से। हु इज नॉट अ क्लर्क, r क्लर्क नहीं है। ठीक है, w इज टू डेजिग्नेशन सीनियर टू q, w दो डेजिग्नेशन सीनियर है q से। हु इज नॉट हेड टीचर। ठीक है, q आपके पास हेड टीचर नहीं है, राइट, तो उसने हमसे ये बोला। तो इसको अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं टी की, तो देखिए टी पी से सीनियर है ना, तो अगर यहाँ पर है, इन दैट केस वी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमने बना ली। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यू और आर की, तो यू और आर, आर आपके पास क्लर्क नहीं है, तो यू आर सिर्फ यहीं पर आ सकता है और कहीं बनेगा नहीं। फिर अगर मैं क्यू और डब्ल्यू की बात करता हूं, तो क्यू आपके पास यहाँ पर, डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी इसमें बनाऊं, मान लेता हूं पी आपके पास यहीं पर है। अब अगर मैं वी और टी को बनाना चाहता हूं, मान लेते वी यहाँ पर है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर अगर मैं यू और आर की बात करता हूं, तो यू और आर सिर्फ यहीं पर आ सकता है और कहीं आएगा नहीं, है ना। फिर डब्ल्यू और क्यू आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी में अगर देखूं, आपके पास यू की जो पोजीशन है वो असिस्टेंट टीचर की ही है ना। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड की बात करूं, मेरे पास यू की पोजीशन में अगर देखूं, यू की डेजिग्नेशन अगर मैं देखूं, तो वो असिस्टेंट टीचर ही बन रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। बाकियों का हमारे पास कंफर्म नहीं है, बट यू का तो हमें कंफर्म है ना कि वो असिस्टेंट टीचर ही बनेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ओनली सेकंड इज सफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए इनपुट से स्टेप नंबर 1 में अगर देखता हूं, तो यहाँ पर उसने क्या क्या चेंजेस करे हैं। आप देखिए आपके पास डेन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 7 आ गया है, राइट। अगर हम देखें आपके पास नंबर्स कौन कौन से गायब है, आपके पास 6 गायब है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डेन को यहाँ पर पुट करा रहा है और 06 को उसने 07 बना दिया। बाकी सब कुछ आपके पास गिवन है वैसा ही, राइट। अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर मतलब इसने नॉर्मल अरेंजमेंट करी है, ठीक है, और वो अब बुक को प्लेस करा रहा है, ठीक है। और नंबर्स में अगर हम देखें तो उसने 08 को प्लेस करा है, मतलब नंबर्स की अगर हम बात करें वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से पुट करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करा रहा है, ठीक है। 6 था उसने +1 करके 7 बना दिया, फिर 8 था उसने +1 करके 9 बना दिया। बाकी सब कुछ आपके पास सेम है, ठीक है। तो अब देखो इसमें से क्या क्या चेंजेस आपके पास आए हैं। एक तो ईगल आ गया, राइट। तो अगर हम इसको देखें, ये आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स पर आई थिंक डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो नंबर में आप देखिए आपके पास 12, तो अगेन 12 + 1 13 हो गया, राइट। बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए उसने क्या करा है, ऑलवेज वही नंबर ऑफ लेटर्स लिए हैं। और यहाँ पर अब एक चीज को अगर आप समझेंगे, देखिए 12 आपके पास 13 बन रहा था, 8 आपके पास 9 बन रहा था, 6 आपके पास 7 बन रहा था। मतलब वो अगर इवन है तो उसमें तो +1 कर रहा था, बट यहाँ पर आपके पास 19 है, 19 को उसने देखिए 18 कर दिया। मतलब क्या, अगर ऑड आ रहा है तो उसने उसको -1 कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट। बाकी उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो वो पैटर्न यूज कर रहा है, वो यही कर रहा है। सबसे पहले वो ले रहा है क्या, स्मॉलेस्ट, या फिर अगर हम बात करें वो वर्ड जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स हैं, उसको लेफ्ट साइड पर प्लेस करा रहा है।
फिर उसके बाद नंबर वो सबसे छोटा ले रहा है, अगर वो इवन है तो +1 कर रहा है, अगर ऑड है तो -1 कर रहा है। ये पैटर्न है हमारे पास। ठीक है, इनपुट हमारे पास गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं कि जी, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेटर्स पर, तो 5 और 6 8, देन सी 3, 51, 20, आई 6, 32, जे 4, 45, 26, एल 5, देन एच 7, 49। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, पहले इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो वर्ड जिसमें नंबर ऑफ लेटर सबसे लीस्ट है उसको आपको लेना है, मतलब कि ये, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट साइड ही जा रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसको ए हम दे देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, इसको 1 बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में सेकंड आपके पास ये, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो अब आपके पास ये आएगा, मतलब क्या है, स्टेप नंबर 2 में ए, फिर स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 2 में बी। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इसके बाद अब 4 के बाद 5 आएगा, तो स्टेप नंबर 3 में ए, देन नंबर की अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 3 में बी, राइट। 5 के बाद 6, तो स्टेप नंबर 4 में ए, देन उसके बाद स्टेप नंबर 4 में बी, राइट। फिर H7 स्टेप नंबर 5 में ए, देन ये आपके पास स्टेप नंबर 5 में बी। ठीक है, अब आपके पास यहां पर क्या देखो, नंबर्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास नया स्टेप ही बनाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 6A एंड 6B। ठीक है, नंबर्स को मैंने अभी चेंज करके नहीं लिखा बिकॉज हमारे माइंड में है, अगर इवन होगा तो वो +1 हो गया होगा, ऑड होगा तो वो -1 हो गया होगा, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेप नंबर 4 ऑफ द गिवन इनपुट। तो स्टेप नंबर 4 कैसे होगा, सबसे पहले 1A मतलब आपके पास क्या आएगा, C3, देन 1B मतलब 20, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2A J4, देन 2B 26 है तो ये 27 हो जाएगा। देन उसके 3A L5, 3B 32 है तो ये 33 हो जाएगा। देन 4A मतलब आपके पास I6, देन 4B मतलब 45 है तो ये 44 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखेंगे, सो ये ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस, ये ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस, ये सही है यहाँ तक, ये भी सही है यहाँ तक, ये भी सही है। अच्छा चलिए, अब 44 मतलब क्या, 5A तो H7। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद 49 है तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, राइट। उसके बाद G8 51 है तो ये 50 हो जाएगा, मतलब क्या, हाँ, इसका स्टेप नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एज मेनी एलिमेंट्स आर अरेंज टू द लेफ्ट ऑफ जेस्ट इन स्टेप नंबर 4। ठीक है, एज टू द राइट ऑफ डैश इन स्टेप नंबर 2। ओके, तो अगर मैं जेस्ट के लेफ्ट में देखूं स्टेप नंबर 4 में, तो जेस्ट है क्या आपके पास ये, तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, देखो आपके पास 1A 1B देन 2A, ये तो जेस्ट है ना, तो इसके लेफ्ट में 2 है, इजंट इट। तो किसके राइट में 2 होंगे स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 2 में अगर लिखना चाहेंगे आपके पास क्या आएगा कि 1A 1B 2A 2B, बाकी सब कुछ जैसा आपके पास यहाँ पर है उसी तरीके से आएगा, मतलब क्या 68 सॉरी G8। ठीक है, ये अरेंज हो चुका है, ये अरेंज हो चुका है, ये आपके पास 51, I6 32, ये अरेंज हो चुका है 45, ये अरेंज हो चुका है L5 H7 49। तो आपको देखना है कि इसके राइट में आपके पास 2 है, तो इसका मतलब L5 आपके पास लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होगे, अप्रोच क्लियर हुई होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 3 नंबर्स फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 अगर मैं देखूं और आपको लास्ट 3 नंबर्स बताने, तो देखो स्टेप नंबर 6 अगर हुआ है इसका मतलब ऑब्वियसली राइट साइड से अगर मैं देखूंगा तो आपके पास 6B
मतलब 51 आया होगा, 51 चेंज होकर क्या हो गया होगा आपका 50 हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर जो आएगा वो 5B वाला आएगा, है ना। ये 49 से चेंज होकर कितना हो गया होगा, 48 हो गया होगा। देन उसके बाद 4B आपके पास आएगा, ये 45 से 44 हो गया होगा, इजंट इट। इन सबको ऐड करेंगे तो 2 1 कैरी आपके पास कितना हो गया 14, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन ग्रेटफुल एंड 45 इन स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 अगर हम लिखते हैं, ग्रेटफुल आपके पास क्या है, ये है, एंड 45 आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में अगर बात करनी है तो देखो स्टेप नंबर 3 में ऑब्वियसली 1A जो है वो लेफ्ट साइड चला गया होगा, 1B भी आपके पास लेफ्ट साइड चला गया होगा, है ना। सिमिलरली 3B है आपके पास लेफ्ट साइड चला गया होगा, 2A आपके पास लेफ्ट साइड चला गया होगा। तो बचेगा क्या, अगर मैं 6A और 4A के बीच में देखूं तो आपके पास 1 2 यही दोनों तो एलिमेंट्स रहेंगे ना, इजंट इट। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है कि सोनी एंड राम आर गोइंग टू सेम मेडिकल शॉप इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, सोनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर्स टू रीच वाई। मान लेते हैं कि सोनी ने चलना स्टार्ट करा, ठीक है, बी पॉइंट से, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, 6 चला उसने, वाई पर पहुंचा। उसके बाद ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर्स टू रीच एच। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, 10 चला, एच पर पहुंचा, राइट। उसके बाद अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 मीटर्स टू रीच एस। फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, 4 मीटर जाता है, कहाँ पहुंच गया, एस पर पहुंच गया। उसके बाद अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर्स टू रीच मेडिकल शॉप। यहाँ से फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, 5 मीटर चला, कहाँ पर पहुंच गया, मेडिकल शॉप पर पहुंच गया। ठीक है, अब उसने बात करी है राम की, कि राम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। मान लेते हैं ये पॉइंट है आपके पास, उसने बोला साउथ में चलना स्टार्ट करा, 8 मीटर्स चलता है, ए पर पहुंचता है। ये आपके पास आर पॉइंट है, साउथ में चलना स्टार्ट करा, 8 मीटर्स चला, ए पर पहुंच गया। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर्स टू रीच जी। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, 6 मीटर्स जाता है, पॉइंट जी पर पहुंच जाता है। उसके बाद देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 9 मीटर्स टू रीच जे। यहाँ से राइट टर्न लेता है, जे पर पहुंचता है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर्स टू रीच मेडिकल शॉप। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा और 12 जाता है, मेडिकल शॉप पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो दोनों में देखो मेडिकल शॉप कॉमन है। उसने हमसे बोला क्या है कि इफ पॉइंट एल इज 4 मीटर साउथ ऑफ जी, 4 मीटर साउथ ऑफ जी मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर एल है आपके पास, राइट, 4 मीटर्स यहाँ पर, तो ये 5 मीटर्स बचा। तो उस टाइम से बचा कि डिस्टेंस बिटवीन एल एंड जे, मतलब जो कि 5 के बराबर है, वो इक्वल्स टू किसके होगा। ठीक है, तो उसने बोला है देखिए आर एंड ए माइनस एस एंड एच। ठीक है, तो अगर मैं आर और ए की बात करता हूँ 8 है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे एस एच 4, तो 5 के बराबर नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाई की अगर हम बात करते हैं 6 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए और जी 6 है, प्लस एस एंड एच कितना है, 4 है, ये भी नहीं आपके पास होगा। जी एंड जे आपके पास कितना है, 9 है, इसमें से माइनस करा एच 4 माइनस करा 5 आया, ये आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ द हॉस्पिटल इज साउथ ऑफ मेडिकल शॉप एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्वाइस दैट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड मेडिकल शॉप। तो देखो एस पॉइंट और मेडिकल शॉप के बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 है। उसने बोला है कि मेडिकल शॉप से साउथ डायरेक्शन में आपके पास हॉस्पिटल है जिसका डिस्टेंस 5 से डबल है, मतलब 10 होगा, राइट। तो यहाँ से 10 होगा, मतलब ये 5 और ये 5,
ये आपके पास हॉस्पिटल। ठीक है, तो उस टाइम से बोला कि इसमें से क्या आपके पास ट्रू है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है सोनी के स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या बी और जो हॉस्पिटल है, ठीक है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 5 है और ये आपके पास 2 है, तो ये अंडर रूट में 25 + 4 मतलब अंडर रूट में 29 बना रहा है, तो ये ट्रू है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन एच एंड वाई, एच और वाई के बीच में डिस्टेंस है मतलब 10 इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड मेडिकल शॉप, तो इनके बीच में डिस्टेंस 10 ही था ना, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद पॉइंट जे एस एच एंड हॉस्पिटल, जे एस एच एंड हॉस्पिटल, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उस टाइम से बोला है कि 15% जिनके नाम यहां पर दिए हुए हैं बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस एंड ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन इन द फैमिली। ठीक है, देयर आर 6 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। ओके, कंडीशंस क्या दिए कि ए इज वाइफ ऑफ जी, ए इज वाइफ ऑफ जी, who is father of B and D, he is a father of B and D। ठीक है, P is married to K, B is married to K, J is the only son of D, J is the only son of D। ओके, B and K has only one child, B और K का सिर्फ एक चाइल्ड है। ओके, who is married to N, जिसकी शादी N के साथ हुई है। फाइन, बी इज आंट ऑफ एल, बी आंट है इसलिए फीमेल, तो ये मेल हो जाएगा, एंड बी इज आंट ऑफ एल। ठीक है, एम इज फादर ऑफ ओ हु इज मैरिड टू डी। ओके, एम इज फादर ऑफ ओ की शादी हुई है डी के साथ और एम इसका फादर है। ठीक है, उसने कहा था कि ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन ना, तो ऑब्वियसली इसकी शादी हुई होगी। ठीक है, तो कितने आपके पास अभी तक कपल देखे, तो 1 2 3 4 5 कपल्स अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद ओ हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ओके 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास ओनली सन था तो डॉटर ही होगी इसकी। ई इज द ग्रैंड सन ऑफ जी, ई ग्रैंड सन है किसका, जी का। ओके, उसके बाद सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, सी ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का। ओके, एफ इज मदर इन लॉ ऑफ ई, ई की मदर इन लॉ कौन है, एफ है, इसका मतलब सी की अगर हम देखें तो एक काम कर सकते हैं, देखिए आप इसको अगर थोड़ा सा इजी वे में बनाना चाहते हैं तो कुछ पॉसिबिलिटीज कभी कभार चेक कर लीजिए, चल जाएगा हमारा। जैसे कि अगर मैं ई की बात करूं, ई आपके पास क्या था, ग्रैंड सन था ना, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, पॉसिबल है। तो अगर ये आपके पास है, इन दैट केस सी आपके पास ब्रदर इन लॉ था, तो वो इसका भाई हो सकता है। ठीक है, और उसने कहा था कि एफ जो है वो मदर इन लॉ है ई की, इसका मतलब इसकी मदर होगी, तो अगर इसकी मदर है ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास कोई मेल होगा। 6 आपके पास क्या बन गए, मैरिड कपल्स बन गए, राइट। तो इसको अगर हम करेंगे, एफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। एच इज ग्रैंड मदर ऑफ एल, तो अगर हम देखें तो एच यहाँ पर आ सकता है, एल यहाँ पर आ सकता है। ओ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, तो ओ मेल, ये फीमेल। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब आपके पास एक मेंबर बचा हुआ है, कौन, देखिए हम देखें, अगर ए बी सी डी एफ जी आई आपके पास बचा हुआ है ना, तो आई यहाँ पर आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में पूछा कि हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का रिलेशनशिप ए के साथ क्या है, वो आपका हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब इस पजल में गिवन क्या है, उसने बोला है कि एन 8 स्टोरी बिल्डिंग इज रेंटेड फॉर 8 शॉप्स। ओके, शॉप्स आपके पास यहाँ दी हुई है। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 वाइल द टॉप फ्लोर इज नंबर्ड 8। ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फ्लोर्स है, सब में आपके पास एक एक फ्लोर क्या है वो रेंटेड है। उसने लगा कि नो 2 शॉप्स आर ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, एंड नो 2 एडजेसेंट फ्लोर्स आर रेंटेड फॉर द शॉप्स विच आर नेम्ड
एज कंसेक्यूटिव इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, मतलब क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के रिस्पेक्ट में आपके पास एडजेसेंट फ्लोर्स नहीं होंगे, फाइन। उसके बाद ओनली 2 शॉप्स आर रेंटेड बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में केवल 2 शॉप्स हैं, ठीक है। 4 शॉप्स आर रेंटेड बिटवीन ई एंड आई, वेयर ई इज अबव आई, ई और आई के बीच में 4 शॉप्स हैं, ई ऊपर है आई से। उसके 2 शॉप्स आर रेंटेड बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 शॉप्स हैं, ठीक है। शॉप एच इज इमीडिएटली अबव ए, एच इमीडिएटली अबव है किससे, ए से, बट नॉट ऑट एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, बट ऑड पर नहीं है, मतलब एच आपके पास या तो 2 हो सकता है, 4, 6 और 8, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि शॉप एफ इज इन बिटवीन बी एंड डी, वेयर डी इज अबव बी, ठीक है। तो मतलब कि डी के ऊपर बी होगा और इन दोनों में कहीं पर आपके पास एफ आएगा। तो हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सूट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं कंडीशंस को स्टार्ट करना चाहूँ तो एच हम जानते हैं ना, एच आपके पास कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो एच की एक पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ए यहाँ पर हो जाएगा, फिर सी 1 2 छोड़कर सी यहीं पर आ सकता है, ठीक है। एच अगर मैं 4th पर पुट कराता हूँ तो ए यहीं पर आएगा, देन 1 2 छोड़कर सी सिर्फ यहीं पर आ सकता है, राइट। इसके अलावा एच अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं सी की बात करता हूँ तो 1 2 छोड़कर सी यहाँ पर आ सकता है, या फिर एच ए 1 2 सी सेकंड पर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं एच को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ए यहाँ पर आ जाएगा, देन 1 2 छोड़कर सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब इसमें अगर मैं आई और ई को पुट करना चाहूँ तो देखिए सबसे पहले इस पॉसिबिलिटी में ई सिर्फ यहीं पर आ सकता है, 1 2 3 4 आई यहीं पर आ पाएगा, राइट। इस पॉसिबिलिटी में अगर बात करते हैं तो आई सिर्फ यहीं पर आ सकता है, 1 2 3 4 ई यहीं पर आ पाएगा। इस पॉसिबिलिटी में अगर बात करें तो अगर मैं इन केस आई को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ई को नहीं पुट करा पाऊंगा, आई यहाँ पर, तो 1 2 3 4 ई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो ई यहाँ पर, देन आई यहाँ पर आ पाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में अगर बात करें तो आपके पास हम ई को यहाँ पर अगर पुट कराते हैं तो 1 2 3 4 आई आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब अगर मैं डी बी की बात करता हूँ तो इस वाली पॉसिबिलिटी में डी यहीं पर आ सकता है, बी यहीं पर आएगा तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में मैं पुट करा नहीं सकता हूँ, इस वाली पॉसिबिलिटी में डी यहाँ पर, बी यहाँ पर, एफ यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वाली पॉसिबिलिटी में डी यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ तो डी यहाँ पर, बी यहाँ पर, एफ यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी। उसने हमसे बोलता ना कि कंसेक्यूटिव इंग्लिश अल्फाबेट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो ये सी डी आपके पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है जो कि वर्कआउट करेगी और कोई पॉसिबिलिटी वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे तो उसने लगा कि शॉप एच इज अबव डैश बट नॉट इमीडिएटली बिलो एफ। एच जो है वो अबव है किससे, अब देखो एच अबव तो ए डी एफ आई बी किसी से भी है, तो इससे तो हम ज्यादा कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते। सेकंड की अगर हम बात करें कि डैश इज रेंटेड ऑन एन इवन फ्लोट बट बिलो ई, तो ई से नीचे इवन पर कौन कौन है, देखो एक तो आपके पास एच है, डी है एंड आई है, ठीक है। और सुना कि 3 शॉप्स आर रेंटेड बिटवीन एच एंड डैश, तो एच और आई के बीच में 3 फ्लोर्स है, तो आपके पास फ्लोर सॉरी शॉप आई यही आ सकता है ना। यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा, देखो आई जो है वो आपके पास इवन पर है, और यहां पर भी आ जाएगा कि शॉप एच जो है वो आई के ऊपर है,
बट नॉट इमीडिएटली बिलो एफ, मतलब एच एफ के इमीडिएटली बिलो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां से अगर हम देखेंगे तो एन एंड एस, मतलब ये आपके पास क्या हो रहा है, -3 बता रहा है। यहां से अगर हम देखें तो +4 है, ये आपके पास -6 है, ये आपके पास +2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन आपके पास इज टू द नॉर्थ ऑफ, राइट। तो एन नॉर्थ में है किससे, एस से, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -3 इसमें हमें करना है तो 8 हो जाएगा, राइट। उसके बाद एस से क्यू की अगर हम बात करें तो एस आपके पास वेस्ट में है क्यू से, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +2 करना है तो 10 हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि जे इज टू द साउथ ऑफ क्यू। ठीक है, जे साउथ में है किससे, क्यू से, ओके। जे इज इन साउथ ऑफ क्यू एंड डिस्टेंस हमें क्या करना है, +4 करना है, मतलब 11, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो आप जे पर यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा डॉलर का कि पी इज टू द ईस्ट ऑफ जे, पी ईस्ट में है किससे, जे से, एंड डिस्टेंस -6 मतलब 12, पी जे से ईस्ट में है एंड डिस्टेंस 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि पी साउथ में है एल से और डिस्टेंस 15। ठीक है, पी साउथ में है एल से, डिस्टेंस 15, तो मतलब 11 यहां पर और 4 यहां पर। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा एल, राइट। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ओ परसेंटेज एल का मतलब क्या हो गया कि ओ वेस्ट में है किससे, एल से, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये ओ डिस्टेंस कितना, 6। ठीक है, फिर t@o की अगर हम बात करें तो t नॉर्थ में है o से एंड डिस्टेंस 9, t नॉर्थ में है o से, तो ये आपके पास 4, और ये आपके पास डिस्टेंस हमें कितना रखना है, 5 है ना, टोटल 9 रखना है, तो ये आपके पास क्या हो गया, t। ठीक है, उसके बाद h परसेंटेज t, मतलब h आपके पास वेस्ट डायरेक्शन में है t से एंड डिस्टेंस विल बी +2 11। ठीक है, वेस्ट में है तो ये 6 एंड देन 5। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट क्या है, ये 5, तो ये h, राइट। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अगर x परसेंटेज q, सिंपल सा मतलब क्या हुआ इसका, परसेंटेज, अगर x वेस्ट डायरेक्शन में है q से और उनके बीच का डिस्टेंस अगर 5 है, देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन h एंड x। ओके, सो अगर हम बात करते हैं आपसे, q यहाँ पर है, राइट, तो 5 मतलब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये x हो जाएगा, ठीक है, 5, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो आपके पास h जो है वो x से नॉर्थ डायरेक्शन में, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 8 और ये 5, 13। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ ना कि h इज नॉर्थ के लिए, देखिए आप ये यूज कर रहे हैं @x, और डिस्टेंस पे -3 करना है, ये आपके पास है कितना, 8, और ये 8 और 5 आपके पास 13 है, तो यहाँ पर आप 16 यूज कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक। ओके, इसमें से आपको अलग बताना है, तो ओ जे, ओ एंड जे, ओ एंड जे, ठीक है, ओ एंड जे, तो ओ आपके पास नॉर्थ वेस्ट में है, टी एंड क्यू, टी एंड क्यू, तो टी आपके पास ये भी किसमें, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में, राइट। एन एंड क्यू अगर हम देखें तो एन यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट में। एच एंड एस की अगर हम बात करते हैं, एच यहाँ पर, एस यहाँ पर, ये भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट में। तो इसमें अगर हम ऑप्शंस के थ्रू अगर देखें ना तो थर्ड इसका होना चाहिए। ओ एस को और कंफर्म कर लेते हैं, ओ यहाँ पर है,
एस यहाँ पर है, ये भी आपके पास नॉर्थ ईस्ट में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनपुट से स्टेप नंबर 1 में उसने क्या करा है, देखिए यहाँ पर आपके पास मार्च आ गया है और 12 आपके पास यहाँ आ गया है, बाकी सब कुछ आपका सेम है। ठीक है, फिर अगर मैं स्टेप नंबर 2 में बात करता हूँ तो मार्च और 12 देखिए वहीं पर है। अब उसने यहाँ पर क्या करा है, ट्रेंड को यहाँ पर पुट करा दिया है और 56, और आपके पास अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड में कुछ चेंजेस हैं, मार्च में कुछ चेंजेस हैं, है ना। मार्च में उसने ए को चेंज कराया, ट्रेंड में उसने ई को चेंज कराया, राइट। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो मार्च 12 यहीं पर है, ट्रेंड 56 यहीं पर है, अब उसने विच को प्लेस करा दिया है ना, विच और 72। तो वो क्या कर रहा है, देखो विच आपके पास क्या है, उसने आई को यहां पर चेंज कर दिया। तो सबसे पहले उसने ए दिया, फिर उसने ई दिया, फिर उसने आई दिया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कुछ समझ में आ रहा है, वॉवल्स को वो ले रहा है, मतलब जिस किसी भी वर्ड में वॉवल आपके पास ए सबसे पहले था, पहले उसने उसको अरेंज कराया और ए को उसने रिप्लेस कर दिया किससे, एट द रेट से, फिर ई को उसने रिप्लेस कर दिया किससे, हैश से, फिर आई को उसने रिप्लेस करा है किससे, डॉलर से। इसी तरीके से आई थिंक वो आगे करता है, देखिए क्लॉक, क्लॉक में ओ ए ई आई ओ यू, ओ को उसने रिप्लेस कर दिया परसेंटेज से, और फिर लंच देखिए यू, फिर यू को उसने रिप्लेस कर दिया एंड से, राइट। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, ए आई ओ यू को चेंज कर रहा है। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो 12 देन 56, ठीक है। तो आपके पास जो बचा हुआ था उसमें सबसे छोटा कौन सा, 56 ही था। फिर अब आपके पास जो बचा हुआ है ये, इसमें 72 है, तो 72 मतलब नंबर्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा है, इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहा है। समझ में आया। तो हमारे पास क्या इनपुट दिया हुआ है, लिख लेते हैं टी, इसमें आई है 26, देन 79, डब्लू इसमें ए वॉवल है, स्टडी इसमें यू वॉवल है, पी इसमें ई वॉवल है, 67, 18, डब्लू इसमें ओ वॉवल है, एंड देन 33। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए, मतलब ये आपके पास आएगा स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक नंबर भी लेना पड़ेगा, राइट। नंबर आपके पास सबसे छोटा कौन सा है, 18, है ना। ये भी आपके पास स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट साइड, ये आप ए ले लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले उसने वर्ड को लिया, फिर उसके बाद नंबर को लिया, राइट। फिर उसके बाद अब वो राइट साइड अरेंजमेंट करा रहा है, तो ए के बाद अब आप क्या लेंगे, ए ई, मतलब क्या ही है, तो ये आपके पास स्टेप नंबर 2 में राइट साइड जाएगा ए, ठीक है। और वो अरेंज किसको करा रहा है, इसके बाद इससे बड़ा नंबर 26 है ना, तो ये स्टेप नंबर 2 में राइट साइड बी, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम अब देखें तो एक काम करते हैं, पहले हम वर्ड्स को अरेंज करा लेते हैं, ए ई आई, ये आपके पास स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट साइड ए, आई ओ, ये आपके पास स्टेप नंबर 4 में राइट साइड ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यू, ये आपके पास स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड ए, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें 26 के बाद 33 आएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट साइड बी, उसके बाद 67, स्टेप नंबर 4 में राइट साइड बी, उसके बाद 78, स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड बी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया, मतलब नंबरिंग कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, 1A 1LA, ठीक है। फिर उसके बाद 1LB, राइट। फिर अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2LA एंड देन 2LB, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में 3LA 3LB, यही होगा ना। तो आपको सेकंड पता करना है, विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो वो तो आपके पास सिंपली यही था और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1LB 18 है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर टू द राइट ऑफ 67 इन स्टेप नंबर 4।
तो स्टेप नंबर 4 में अगर हम देखें और 67 मतलब आप इसकी बात करेंगे तो देखिए आप सबसे पहले 1 LA 1 LB देन 2 LA 2 LB देन 3 LA 3 LB देन 4 LA 4 LB। ठीक है, आपको सॉरी ये राइट हो जाएगा, राइट है ना, ये राइट तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपको चेक करना है इसके राइट में कितने एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स है, मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन वॉच एंड 79 इज मैक्सिमम। ओके, वॉच यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है, वो अरेंज हो चुका है, तो मतलब ये आपके पास अरेंज हो चुका है 1 LA, ठीक है, 1 LB। आपको इसकी और 79 आपके पास क्या है, 79 है 5 LB, ठीक है 5 LB। इसके बीच में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन करना है, राइट। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, अगर मैं केवल फर्स्ट स्टेप ही करता हूं, इन दैट केस क्या होगा, आपके पास यहां पर 3 LA आ जाएगा, ठीक है, 2 RB आ जाएगा, देन उसके बाद 5 LB आ जाएगा, मतलब इनके बीच में 3 एलिमेंट्स रहेंगे अगर मैं फर्स्ट स्टेप करता हूं तब। अगर मैं सेकंड स्टेप ले लेता हूं, इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये आपके पास हटके दूसरी साइड चला जाएगा, मतलब क्या होगा, यहां पर आपका 2 LA सॉरी RA है ना, एंड 2 RB ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, अब यहां पर आपके पास ये 3 LA आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 5, मतलब इनके बीच में आप केवल 2 लोग रहेंगे अगर हम इसी को कंसिडर करते हैं तो स्टेप नंबर सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें, फर्स्ट में आपके पास अभी तक मैक्सिमम है। अच्छा, अगर मैं थर्ड स्टेप ले लेता हूं तब क्या होगा, यहां पर आपके पास 3LA 3LB आ जाएगा, राइट। बाकी आपके पास सब कुछ सेम रहेगा, मतलब अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 79 आ जाएगा। तो इस केस में भी देखूं अगर इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 3 पर्सन है, तो फर्स्ट और थर्ड में आपके पास सेम आ रहे हैं अभी तक तो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ स्टेप अगर मैं ले लेता हूं, तो इन दैट केस यहां पर 4 RA 4 RB कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अभी इसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट्स ही आएंगे इनके बीच में। फिर अगर मैं लास्ट फिफ्थ स्टेप कर देता हूं तो यहां पर 5LA एंड 5LB ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं देखूं तो 5LB मतलब 79 और 1LA इनके बीच में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये स्टेप नंबर 5 में आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5th। क्लियर है? आई होप अप्रोच समझ में आई होगी।